गुड आईएमसी, नमस्कार। आपका इम्यूनिटी सीरीज़ में सबका स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है और अपना ध्यान रखिएगा। तो आज हम इम्यूनिटी सीरीज़ शुरू करते हैं। द्वितीय जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें एक टॉपिक आज लेना है हमने, जीवन शक्ति रस। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपके साथ साझी करेंगे और उसके साथ में कुछ प्रश्न भी लेंगे। और इससे पहले मैं पिछले जो हमने टॉपिक लिया था वो आपको याद हो, जो टॉपिक नोनी जूस का था, एलो नोनी जूस, उसमें कुछ प्रश्न आए थे। तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, जो रह गए थे हमारे प्रश्न जो बाद में पूछे गए थे। उसमें एक प्रश्न है कि एस्थमा के पेशेंट्स को दिया जा सकता है। आगरा से हमारे एक एसोसिएट ने पूछा है। तो हमने बताया था कि एस्थमा में अच्छा काम करता है क्योंकि लंग्स की लाइनिंग को ये रिपेयर करेगा और उनको बेनिफिट देता है। दूसरी चीज़ रीता गांधी जी पूछती हैं कि बॉडी की स्टिफनेस में ये कितना काम करता है। तो स्टिफनेस जिसे हम कहते हैं वो उसको हम वात और कफ का डिसऑर्डर मानते हैं कि जब मसल्स में स्टिफनेस ज़्यादातर होती है तो इसमें स्टिफनेस में ये काम करेगा बिल्कुल अच्छा। और उन्होंने पूछा कि और क्या क्या दिया जा सकता है। तो स्टिफनेस में मेरी राय है कि जैसे हम आगे भी आने वाली सीरीज़ में हम रोग अनुसार भी आपको बताएंगे कि किस किस रोग में कैसे कैसे हम कौन सी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन इसमें आप मोटे तौर से नोट कर लीजिए कि जहाँ भी जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस हमें दिखती है वहाँ पे हम नोनी के साथ नेचुरोमेगा और ट्रू हेल्थ के साथ हम पेन अवे का किट दे सकते हैं बना के। और ये बिल्कुल सेफ़ है और दिया जा सकता है और इससे ज़रूर हमें हफ्ता 10-15 दिन के अंदर पेशेंट्स को बहुत अच्छा आराम आ जाएगा। लक्ष्मण राम जी पूछते हैं कि नोनी का बीपी में क्या प्रयोग है। तो लक्ष्मण जी, मैंने आपको पिछली बार, आप देखेंगे पूरा वीडियो दोबारा, तो मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था कि ये ब्लड प्रेशर पे अच्छा फ़ायदा देता है और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर घटाता है। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कैसे होता है ये हम आगे ब्लड प्रेशर की जो हृदय रोग की सीरीज़ है उसमें हम आपके साथ डिटेल में बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है, ताकि आपको समझ में आए। और आम भाषा में हमारी कोशिश रहेगी कि सारे रोगों को आपको समझाना। तो इस चीज़ में आप दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा बोलूँगा, मैं पहले भी बोला था, जो कुछ रोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी डिजीज़ हो गई, लिवर की डिजीज़ हो गई, जिसमें कि विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है और आम डॉक्टर भी नहीं उसे देखते, वो हम कहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट देखते हैं। तो वो कोई ना कोई औषधि दे रहे होते हैं। तो उसमें हमेशा चिकित्सक की नॉलेज में ये बात चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने सप्लीमेंट्स उनको बता के और पूछ कर लेने अच्छे रहते हैं। एक चिकित्सक होने के नाते भी मैं ये बता रहा हूँ कि वो हमेशा एक सेफ्टी आपको देता है और अच्छा रहेगा। आप हमेशा इन चीज़ों के लिए पूछ के करें। और हम आज का टॉपिक लेते हैं। जो आज का टॉपिक शुरू जीवन शक्ति रस है। तो जीवन शक्ति रस को हम अगर आम भाषा में देखें तो उसको हम एक एनर्जी ड्रिंक की तरह से ले सकते हैं या हर्बल शरबत कह सकते हैं उसको। और उसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छा पित्त शामक है। पित्त होता है शरीर में, इसको समझें। हमने वात पित्त कफ की भी व्याख्या की थी पहले, और हम एक आगे आयुर्वेद की सीरीज चलाएंगे जिसमें कि हम आयुर्वेद के मूलभूत नियम आपको समझाएंगे कि आयुर्वेद को के क्या नियम है और कैसे समझा जाए उनको। तो वो आपका बेस बनाएगा आयुर्वेद में कैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है। और जब आयुर्वेद पकड़ में आएगा तो प्रोडक्ट्स पकड़ में आएंगे और आप एक अच्छे वेलनेस एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। तो जीवन शक्ति रस को हम पित्त शामक कहते हैं। पित्त शामक का मतलब है कि शरीर में जो गर्मी है, हीट है अपनी, वो कुछ मौसम के अनुसार, कुछ हमारी प्रकृति के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। जैसे कि किसी की प्रकृति में पित्त है तो उसको 12 महीने कुछ ना कुछ गर्म अंदर तासीर उसकी मैदे की, पेट की, उसकी रहेगी। और जब गर्मियाँ आएंगी, जैसे अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है, हालांकि इस बार इंसान का दखल कम हुआ, तो देखिए कुदरत कितनी सुंदर रूप में बाहर आ रही है। अभी तक हमारे घर में एसीज नहीं शुरू हुए,
मई का मिड हो गया, कभी मैंने जीवन में नहीं देखा कि मई के मिड में, अपने बचपन में देखते थे हम जब एसीज नहीं होते थे। लेकिन अभी तक बहुत अच्छे मौसम, सुबह इतनी अच्छी ठंडी हवाएं चलती हैं, इतनी चिड़ियाँ हो गई हैं। तो ये कुदरत का सही रूप है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हम देखते हैं कि जिनके अंदर पित्त ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, तो उनको परेशानी बढ़ जाती है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनके हाथ पैरों में जलन होती है, उनको एसिडिटी की फीलिंग ज़्यादा होती हैं, जलन जो सीने में, एक पेट से लेकर सीने तक एक जलन सी रहती है, और अंदर गर्मी बढ़ जाती है। तो गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि अंदर का जो एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, और शरीर में जो हम खाते हैं वो लगता नहीं है अच्छी तरह। तो जब हम इसको कोई भी पित्त शामक चीज़ हम देते हैं, तो उस पित्त शामक चीज़ों से इसकी बहुत अच्छी, पित्त जब लो होता है तो हमारे शरीर में ठंडापन फील होता है, हमारी खाने में भूख बढ़ जाती है, खाना जल्दी हजम होता है, और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और शरीर भी हल्का रहता है। तो ये पित्त के, मैंने आपको बताया पित्त के लक्षण और पित्त का बैलेंस करना कैसे होता है। तो अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा पित्त है और पित्त को ठीक करता है, वो जीवन शक्ति रस है। तो इसमें देखिए कि पहले हम घटक देखते हैं कि क्या क्या घटक हैं। हम हमेशा उससे शुरू करते हैं कि इसमें है एलोवेरा, जो हमारी करीब सारी औषधियों में, सारे रसों में एक बेस है उसका। और एलोवेरा को हम लोग एलोवेदा भी बोलते हैं आईएमसी में। तो एलोवेदा का मतलब है कि एक एलोवेरा का एक खास तरीका जो इस कंपनी ने, रिसर्च ने बनाया, और उस तरीके से जब हम इसको लेते हैं तो वो बहुत बेनिफिट करता है। मतलब उस तरीके से एलोवेरा का एक संपूर्ण टेक्निकल तरीके से उसकी शरीर में पहुंचना, उसका एब्जॉर्प्शन, उसकी क्वालिटी, ये सब आयुर्वेद के साथ जुड़ती है, तो उसे हम एलोवेदा भी बोलते हैं। तो एलोवेरा जो है, क्वारगंधर, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एलोवेरा जूस में। फिर इसमें केसर है, केसर के बारे में भी हम बता चुके हैं, और इसे कुमकुम ज़ाफ़रान कहते हैं। इलायची के बारे में हम बता चुके हैं, इलायची भी है इसमें। और इसमें है केवड़ा, केवड़े का अर्क, और गुलाब का अर्क, और चांदी है, सिल्वर, नागरमोथा है एक जड़ी बूटी, और गिलोय और पुनर्नवा है। तो चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इसको अपने इसमें उत्तर दे सकते हैं लिख कर, कि पीछे किस प्रोडक्ट में हमने केसर और इलायची के बारे में जाना था, बताइए। आप याद कीजिए कि अभी हाल ही में हमने एक प्रोडक्ट में केसर और इलायची के बारे में जाना था, तो वो क्या था? तो मैं इंतज़ार करता हूँ, आप लोग इसके उत्तर दीजिए, हम देखते हैं और कि आपको कितना याद है और कितना आपने प्रोडक्ट्स को पकड़ा हुआ है। तो आगे के हम चीज़ें बताते हैं कि इसमें केसर इलायची के अलावा जो केवड़ा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं जी आवाज़ नहीं आ रही, मैं इसको वॉल्यूम अब शायद आ रही हो, आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, तो अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, आपके मोबाइल में, तो उसकी अपनी आवाज़ बढ़ा के देखिए, तो वो आएगा। बहुत अच्छा अनीता जी, मैं आपके प्रश्न के लिए आपको दाद दूंगा। च्यवन गोल्ड हमने जो अभी अभी पढ़ा था, अनीता जी ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया कि उसमें हमने केसर और इलायची के बारे में पढ़ा था, और बहुत अच्छा, यानी इससे पता लगता है कि कितना बढ़िया आप इसको सीख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राजेश जी में च्यवन गोल्ड लिखा। तो अब हम आगे के चीज़ें देखते हैं कि इसमें केवड़ा, गुलाब, सिल्वर, चांदी, और नागरमोथा, गिलोय, पुनर्नवा, ये सब चीज़ें हैं। और इसका एक बेसिक यूज़ क्या है उसे आप समझ लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए। वो प्रश्न हमारा ख़त्म हो चुका है, हम आगे आ चुके हैं। तो इसके जो प्रयोग और यूजेस हैं, वो एक एनर्जी टॉनिक है, ये तुरंत एनर्जी देता है। जैसे आजकल एक प्रथा बनी हुई है बच्चों में, हम देखते हैं जो टीनेजर्स हैं वो जाके कहते हैं कि हमें कोई एनर्जी टॉनिक, रेड बुल वगैरह जो मार्केट में मिलती है। तो हमारे बच्चे भी टीनेजर्स थे जब उन्होंने कहा, अब तो वो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जब स्कूल में टीनेजर्स थे उन्होंने कहा कि जी पापा रेड बुल पीनी है। तो क्यों? क्योंकि एनर्जी देती है। बहुत अच्छा। तो हम गए और उनके साथ रेड बुल खरीदी,
और हमने कहा कि आप पी लेंगे, लेकिन आप पहले उसके जो डिब्बे पे लिखा हुआ है उसे पढ़िए क्या क्या है उसमें। तो उसमें अल्कोहल भी थी, देखिए आप, उसमें अल्कोहल थी जो बच्चे पी रहे हैं स्कूल के, और उसमें इतने सारे केमिकल्स थे जो कई केमिकल्स तो कैंसर कॉजिंग है। तो लेकिन वो विदेशी कंपनियां जिसको हम एनर्जी ड्रिंक करके देते हैं, वो कितना बड़ा जहर है हमें पता नहीं चल पाता। मैं खाली एक कंपनी की रेडबुल की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें एनर्जी ड्रिंक के रूप में आती हैं जिसमें अगर हम लेबल पढ़ें तो लेबल में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम उसको समझ नहीं पाते। फिर हमने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया कि आप इसे गूगल करिए, देखिए और फिर आप पीजिए। तो उनको समझ में आ गया कि ये हेल्थ की नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, ये ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही है, लेकिन हेल्थ ड्रिंक ऐसे नहीं है। तो ये एनर्जी ड्रिंक है हमारे पास। एनर्जी बढ़ाती है और टॉनिक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है, समर टॉनिक है, गर्मियों की बहुत अच्छी टॉनिक है। ये मूत्र कृच्छ ठीक करती है, जो पेशाब में मूत्र में जलन वगैरह होती है, क्योंकि पित्त शामक है, पित्त ठीक करती है। और ये शरीर में होने वाली जलन, दाह जिसे हम कहते हैं, उसे ठीक करती है। और जो दिल धड़कना है, घबराहट होनी है, वो भी पित्त की वजह से ही होता है, चक्कर आना और की वजह से है। तो इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर अब हम इनके एक एक घटक को आगे पढ़ना शुरू करते हैं, और हमारा ये हमेशा एक ही तरीका रहता है ज्ञान का, कि हम पहले घटक को देखें, फिर उनमें से घटक को समझें कि घटक हैं क्या क्या, और वो घटक क्या क्या काम करते हैं। तो जब हम वो देख लेंगे, फिर उससे हमारी समझ और अच्छी हो जाएगी और उसको हम पकड़ना शुरू कर सकते हैं। तो जो इसमें हम पहले जान चुके हैं, जैसे एलोवेरा, केसर, इलायची, गिलोय के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो उनको मैं नहीं लूँगा डिटेल में। उनका एक बेस बता देता हूँ कि एलोवेरा को हम जानते हैं कि वो एक पित्त शामक कूलेंट शरीर में है। जैसे हम इंजन में कूलेंट डालते हैं तो इंजन अच्छा काम करता है, तो ऐसे ही शरीर का एक कूलेंट है। तो ये जीवन शक्ति रस को भी आप समझ सकते हैं कि गर्मियों में हमारे इंजन का कूलेंट है। और उसके साथ में केसर के बारे में हम रिपीट करते हैं कि कुमकुम, जाफरान इसे बोलते हैं, और ये पित्त टॉनिक है। इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं और रक्तवर्धक है, खून बढ़ाता है। मेद्य है, मेद्य मतलब बुद्धि बढ़ाता है। और सबसे अच्छा इसका काम है कि त्वचा की कांति, त्वचा की चमक, व्रण्य कहते हैं इसको, बना के रखता है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हृदय है, हार्ट के लिए टॉनिक है। केसर में ये सभी क्वालिटीज़ हैं। फिर हम रिपीट करेंगे गिलोय के बारे में। तो गिलोय हमने पहले देखा था कि गिलोय ज्वर को ठीक करता है। ज्वर भी पित्त का रोग बताया गया आयुर्वेद में, पित्त की वजह से ज्वर होता है। तो हम देखते हैं कि ज्वर को ठीक किया, और दाह, दाह मतलब जलन को ठीक करता है, और रक्त शोधक है, खून साफ करता है गिलोय, और रसायन है, टॉनिक है, बहुत अच्छा खून का टॉनिक है। और आजकल जैसे वायरल वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें तो गिलोय की रिसर्च भी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पे शुरू की है कि गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तो हम पहले भी इन चीज़ों के बारे में जान चुके। अभी हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा जानेंगे चीज़ें जो हमने नई कुछ इसमें पकड़ी। जैसे कि इसमें केवड़ा है। केवड़ा जो शब्द है वो यूनानी भाषा से आता है। जो यूनान, जैसे आयुर्वेद है वैसे यूनानी चिकित्सा भी होती है। जड़ी बूटियों में जो हमारी मिडल ईस्ट में, अरब से लेकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान अब जो बन गया, इस जहाँ पे उर्दू बोली जाती है और अरबी बोली जाती है, वहाँ पे जो जड़ी बूटियों की चिकित्सा है उसे यूनानी कहते हैं। तो यूनान से उसका शब्द बना। तो वो आयुर्वेद का ही एक प्रकार है, आयुर्वेद की ब्रांच है एक तरह से, आयुर्वेद से बनी हुई चीज़ें हैं अलग अलग भाषा में। तो उसमें उन्होंने वहाँ की एक चीज़ ली, केवड़ा, जिसको आयुर्वेद में हम लोग केतकी कहते हैं, केतकी। तो केवड़ा जो होता है वो कफनाशक है, नेत्रों के लिए हितकारी है, आँखों की दृष्टि के लिए अच्छा है, दुर्बलता दूर करता है, कमज़ोरी दूर करता है, मूर्छा दूर, जैसे हमें चक्कर और बेहोशी सी लगती है कभी कभी घबराहट और गर्मी से, उसे ठीक करता है। और जीर्ण शिरो रोग, पुराने जो सिर के रोग हैं, चाहे ज़ुकाम, खांसी, ज़ुकाम है या सिर में दर्द है, माइग्रेन है, इस तरह के रोगों को ये आराम देता है। इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग होता है कि जिन माताओं में गर्भ के समय कोई समस्या आ रही हो, गर्भ रुक ना पाता हो या गर्भ को खतरा हो, तो उसमें इसको, केवड़े को दूध में डाल के दिया जाता है, जो हकीम लोग हैं वो बताते हैं। तो उससे गर्भ
अच्छा गर्भ को ताकत मिलती है और उसे हम गर्भ स्थापक कहते हैं कि गर्भ पोषक है, गर्भ स्थापक है। तो वो गर्मी नहीं होने देता यूट्रस में। तो इसका केवड़े में मूल, पुष्प और फल इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर पुष्प का जो फूल हैं केवड़े के, उसकी क्या होता है, देखिए ये थोड़ा आयुर्वेद की मेथोडोलॉजी है, नाम है। आयुर्वेद में जैसे हम लोग चूर्ण बनाते हैं या रस निकालते हैं, गिलोय का हमने काढ़ा बनाया तो काढ़ा एक चीज़ हुई, गिलोय का तुलसी का हमने रस ले लिया तो तुलसी का रस एक चीज़ हुई, और हमने कहा कि इसका हमने अर्क लिया। अर्क का मतलब होता है कि एक बंद सिस्टम में जिसमें हवा ना लगे, बंद बर्तनों में, बंद एपरेटस होते हैं, उसमें केवड़ा पानी में डाल के बहुत हल्की आंच में उबाला जाता है। तो केवड़े के अंदर कुछ तेल होते हैं, उस तेल की खुशबू होती है, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, वो औषधि तेल होते हैं। वो हल्के हल्के भाप में से उठ के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे गिरते हैं। तो उनका जो पानी का भाप आके निकलता है उसे हम अर्क कहते हैं। तो इस तरह केवड़े का अर्क, गुलाब का अर्क और बहुत सारे अर्क हम लोग यूनानी में प्रयोग करते हैं और बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं अर्कों से। तो केवड़ा एक अर्क के फॉर्म में है। अर्क जो होता है उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, अच्छी होती है और गर्म तासीर को ठीक करता है। इसी तरह दूसरी इसमें है गुलाब का अर्क। अब गुलाब शब्द भी जो है वो यूनानी से आया हुआ है, उर्दू का शब्द है। तो हमारे आयुर्वेद में इसको शतपत्री बोलते हैं। शतपत्री मतलब 100 पत्रों वाला एक फूल, तो शतपत्री कहते हैं इसको। तो ये वो गुलाब नहीं है जो आजकल हम लोग वैलेंटाइन डे पे भैया से खरीद के, मोड़ वाले गुलाब वाले भैया से खरीद के बांटते फिरते हैं, वो वाला नहीं है। ये गुलाब वो था जो भारत में पहले था, जो हमारा देसी गुलाब कहते हैं। अगर उगा होता है कहीं, उस तरफ से निकल जाइए तो हवा में खुशबू होती है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है हवा में, तो वो कि आपको एकदम आपके दिमाग से लेकर आपकी एक सांस ले लीजिए तो आपका शरीर तक तरोताज़ा हो जाता है। तो वो गुलाब देसी होता है जिसमें वो खुशबू होती है। नहीं तो आजकल जो फूल वाले हैं उनके पास तो वो बेचारे स्प्रे करते हैं उस नकली गुलाब के ऊपर, जो चाइनीज़ गुलाब हम कहते हैं उसको। तो चाइना ने तो बहुत हमें अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दिए हैं, आज तक अभी भी मिल रही हैं, हम देख रहे हैं। तो गुलाब को हम अगर देखें तो गुलाब का आयुर्वेद में बताया गया कि ये हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट टॉनिक है, और इसको बोला गया कि ये वीर्यवर्धक है, वीर्य बढ़ाता है, और व्रण्य, त्वचा को अच्छा करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गुलाब जल इस्तेमाल करते हैं, और जो पार्लर्स को, जो महिलाएं पार्लर्स का काम जानती हैं, तो वो देखती हैं कि गुलाब जल के बिना उनके पार्लर में काम हो ही नहीं सकता। तो और ये पाचन करता है, ये शरीर में जितनी गर्मी है मैदे की, लिवर की, उसको ठीक करके हमारा खाना पचा के पेट साफ करता है। तो इसके लिए, पेट साफ करने के लिए आपने देखा होगा घरों में गुलाब, देसी गुलाब की गुलकंद बनती है। तो गुलकंद जो होती है वो बहुत अच्छी पेट साफ करने की औषधि है, और पित्त भी साफ रखती है, मतलब पेट के साथ मैदे की गर्मी ठीक कर देती है। और ये त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों ठीक करता है। और रक्त का दोष, जैसे खून में गर्मी है, पित्त अगर रक्त में है, तो वो ठीक करने के लिए गुलाब बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हुआ केवड़ा और गुलाब। अब हम देखते हैं कि चांदी क्या है, चांदी कैसे पड़ी है इसमें। तो चांदी की एक कथा आती है कि जब शिवजी त्रिपुरासुर के साथ युद्ध कर रहे थे और उसका वध किया था, तो शिव की तीसरा नेत्र खुला था, से बाईं आंख में से एक आंसू आया था जो चांदी बन गया था, जो चांदी धातु थी। तो कथाओं का हमने पहले भी कहा कि सांकेतिक भाषा में उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कितनी ज़रूरी चीज़ है ये। तो चांदी के बारे में कहा जाता है आयुर्वेद में कि चांदी आयु स्थापक है। आयु स्थापक मतलब एंटी एजिंग, यानी कि आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देती, आपको जवान बना के रखती है। फिर ये चांदी, लेखन मतलब कि चर्बी, जो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है वो घटा देगी, और ये वात और पित्त दोनों को ठीक करती है। और प्रमेय, प्रमेय को हम मूत्र के रोगों से लेकर शुगर तक, डायबिटीज़ तक बोल सकते हैं कि होता है। तो ये सारी चीज़ें चांदी के बारे में बोला गया कि ये चांदी अच्छा काम करती है, इन सब चीज़ों को काम करेगी।
फिर इसमें दो चीज़ें और जिसको हम कहें, नागर मोथा एक है। नागर मोथा को हम मोथा भी बोलते हैं, मुस्ता बोलते हैं बंगाल में इसको मुश्क ज़मीन बोलते हैं। और ये दीपन पाचन है। दीपन का मतलब कि हमारी अग्नि, जठराग्नि जो है पाचन की, वो बढ़ाता है और फिर जो हमने खाना खाया वो पचा भी लेता है। और ये कफ और पित्त दोनों को ठीक करता है। और ये अरुचि, जिनको खाने में भूख नहीं लगती, जिनका खाना देख के मन नहीं करता खाने का, उसे ठीक करता है। और ये रक्त विकार ठीक करता है, खून साफ करता है। और जो पित्त के लक्षण है, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगना या ज्वर होना या बुखार फील होना, कई बार ऐसा होता है पित्त बढ़ने की वजह से रोगी कहता है कि साहब मुझे बुखार की फीलिंग हो रही है, मुझे हरारत लग रही है। हरारत एक शब्द बोलता है रोगी। तो हम चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं आता, थर्मोमीटर में नहीं आता, लेकिन वो उसको लगता है कि शरीर गर्म हो रहा है। तो ये पित्त का लक्षण है। तो इसमें नागर मोथा बहुत अच्छा काम करता है। और पेट के कीड़े भी साफ करता है नागर मोथा। ये इसकी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है। फिर इसमें जो आखिरी चीज़ है उसे पुनर्नवा कहते हैं। पुनर्नवा को हम पुरना के साग के नाम से पूरब में जानते हैं। पूरब में पुरना का साग कहते हैं, गद पुरना भी बोलते हैं इसको। इसका जो हम लोग साग खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में औषधि रूप में इसकी जड़ का प्रयोग होता है। तो ये जो है ये रोचक पाचक है, यानी खाना भूख बढ़ाएगा, पाचन करेगा और मूत्र साफ करेगा। और कफ निस्सारक है, आपकी जो कफ है आपके शरीर में दूषित कफ है वो ठीक करेगा। और श्वास, इसी तरह से अस्थमा में श्वास में काम करता है। और शोथ, जहाँ पे शरीर में सूजन है, पुनर्नवा उसकी बहुत अच्छी औषधि है। अगर हम सूजन के लिए बात करें तो पुनर्नवा से बढ़िया औषधि आयुर्वेद में कोई नहीं है। तो सूजन, हम कहते हैं कि कहीं भी शरीर में अगर सूजन है तो वो पुनर्नवा उसे ठीक करती है। जैसे हाथ पैरों में सूजन महसूस होती है, चेहरे पे कई बार सुबह उठते हैं तो सूजन आती है। और इसी तरह ये लिवर को ठीक करता है, किडनी को ठीक करता है और मूत्र रोग ठीक करता है। तो हमने देखा कि ये क्या क्या काम करेगा। अभी हम इसकी घटक को एक बार और पुनः रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि इसमें एलोवेरा, केसर, इलायची, केवड़ा, अर्क, गुलाब अर्क और चांदी, और नागरमोथा, गिलोय और पुनर्नवा, ये है। तो इस तरीके से देखिए कि ये बहुत अच्छी औषधि बन जाती है, बहुत अच्छा औषधि रूप बन जाता है। हम प्रयोग बता चुके, अब हम आपके थोड़े प्रश्न लेते हैं इसमें कि क्या प्रश्न इसमें आपने पूछे। तो राजपूत प्रीत जी का प्रश्न आया कि इसके यूजेस क्या हैं और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो राजपूत जी, जो हम यूजेस तो हमने आपको अभी सब बता दिए कि जो सारे इसके यूजेस हैं कि वो कहाँ कहाँ पित्त शामन में यूज़ होगा, हर जगह काम करेगा। और दूसरा है प्रिकॉशंस। तो इस अभी तक मैंने जितना इसमें स्टडी किया तो इसमें मुझे कहीं प्रिकॉशन नज़र नहीं आया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ठंडी तासीर की चीज़ है और बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में मना करी हैं, लेकिन इसमें क्योंकि पित्त शामक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठंडी हैं, तो हम प्रेगनेंसी में इसको भी दे सकते हैं कम मात्रा में। तो क्योंकि इसमें बाकी पित्त शामक बहुत है। और जैसे हम कहें कि गर्भाशय के लिए केवड़ा बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो भी है, लेकिन ये सब में दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें शुगर, अपनी जो हम देसी खंड कहते हैं या हम चीनी शक्कर कहते हैं, तो इसमें शक्कर पड़ी हुई है, केमिकल नहीं, कोई केमिकल शुगर नहीं है ना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी इसमें आप रंग देख रहे हैं, जो भी इसमें खुशबू देख रहे हैं, जो भी इसका स्वाद देख रहे हैं, वो प्राकृतिक है। इसमें ना कोई केमिकल रंग है, ना कोई केमिकल खुशबू है, ना कोई केमिकल स्वाद डाला गया है, ना किसी तरह का फ्लेवर डाला गया है। जो कुछ है वो प्राकृतिक है। तो जो इसमें चीनी भी डाली गई है वो शक्कर, देसी शक्कर के रूप में डाली गई है। तो शुगर के मरीज को हम ध्यान से दें क्योंकि मीठा ज़्यादा है इसमें। तो जिनकी शुगर, अगर हम शुगर के मरीज़ की बात करते हैं, कई लोग पूछ रहे हैं कि अभी प्रश्न आ भी रहे हैं, अमित विश्वास जी भी पूछ रहे हैं कि पीछे भी कई लोगों ने पूछा कि क्या हम शुगर के मरीज़ों को दें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुगर के मरीज़ दो प्रकार के मानिए, एक जिनकी शुगर बिल्कुल ठीक चल रही है और एक जिनकी शुगर बिगड़ी हुई है, दवाइयों के
बावजूद शुगर खराब है या उनको शुगर से संबंधित और रोग भी है, जैसे कि किडनी का रोग हो गया, आंखों का हो गया, हृदय का हो गया, वो शुगर जब शुगर पुरानी होकर बिगड़ जाती है तब ये चीज़ें आती हैं, उनमें बिल्कुल नहीं देना। लेकिन जब जिनकी शुगर हमें देख रहे हैं कि बिल्कुल कंट्रोल में है, तो उनको हम कह सकते हैं कि आप दिन में एक बार इसको ले लीजिए गर्मी में। तो क्या होता है कि जैसे दोपहर के समय हम अगर 10-11 बजे के आसपास जब सूर्य देवता अपने चढ़ाई पे होते हैं और ग्रीष्म गर्मी पैदा करते हैं, बाहर भी और अंदर भी पित्त बढ़ता है उस समय, तो वो समय है पित्त से पहले इसको लेने का कि 10-11 बजे नाश्ते के 1-2 घंटे बाद हमने इसको थोड़े से पानी में मिला के पी लिया, या वैसे ही पी लिया, वैसे ही इतना स्वाद है, पानी मत मिलाइए। तो वो पीने से हमारे एकदम ठंडक पड़ेगी और उसके बाद पित्त शमन हो जाएगा। तो शुगर के मरीजों को जिनकी शुगर ठीक चल रही है उनको दे सकते हैं, लेकिन उनको कह सकते हैं कि जी शुगर चेक ज़रूर करते रहिए। किसी किसी की बढ़ सकती है, कईयों की नहीं बढ़ती, लेकिन उसको चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर शुगर के मरीज़ को नुकसान करेगा, जिनकी शुगर ठीक है उनको भी बढ़ाएगा, क्योंकि इतना तो शुगर का मरीज़ घर में भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि मीठा मीठा खा ही लेते हैं, और थोड़ा बहुत इतना पथ्य इतना परहेज़ का पालन हम भारतीयों में कोई नहीं करता, हमारा अनुशासन बहुत कम है। तो हम लोग शुगर के मरीज़, मैंने देखा कि बहुत यहाँ पे मेरे पास लुधियाना पंजाब में बहुत सारे शुगर के मरीज़ आते हैं जिनकी बहुत दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन वो चाय में चीनी भी पी लेते हैं, बीच में मिठाई भी खा लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि चीनी और मिठाई की जगह अगर आप ये प्राकृतिक जूस पी लें तो फिर भी आपकी शुगर ठीक इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी उससे होती है। तो ठीक है, शुगर में आप ध्यान से दे सकते हैं, जिनकी बिगड़ी है उनको ना दीजिए, ये मेरा कहना है। मोमिता देवनाथ मऊ जी पूछ रही हैं कि क्या ये वजन बढ़ाएगा। बिल्कुल जी, आप देखिए कि वजन क्यों घटता है जब पित्त बढ़ा, पित्त ने अंदर धातुओं को जलाना शुरू किया तो वजन घटता है। तो अगर हम पित्त बढ़ाते हैं, अगर हम वजन बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने पित्त कम किया, तो पित्त कम करने से हमारे शरीर में भूख अच्छी लगती है, ठंडक महसूस होती है, और जब पित्त शमन होता है तो अपने आप वजन ठीक होता है। और वजन बढ़ाने के हमारे पास और भी, हमने आपको बताया था, और भी औषधियाँ तरीके हैं, तो वो साथ में दे सकते हैं। और उन्होंने पूछा मोमिता जी ने कि किस समय दिया जा सकता है, तो मैंने मोमिता जी अभी आपको बताया कि समय जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जो पित्त जो है वो उसका समय, अगर पित्त को कंट्रोल करना है तो उसका समय 10-11 बजे का सबसे अच्छा है, सूरज पूरा उगने से पहले। और आगे जब ज़्यादा गर्मियाँ होंगी जून जुलाई में, तो हम इसे सुबह प्रातः उठते भी ले सकते हैं। और एक बार हम दोबारा लेना है तो शाम को जो 4 बजे 5 बजे का समय है, तब भी गर्मी होती है, तब भी लिया जा सकता है। और किस उम्र में दे सकते हैं, मोमिता जी पूछ रही हैं, तो किसी भी उम्र में दिया जा सकता है, ये इसका कोई भी अपवाद नहीं है कि किस उम्र में दे सकते हैं। आप छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, उसके दूध में मिला सकते हैं। ये आगे भी एक प्रश्न आया कि अभी मैं और लेता हूं। तो जयसिंह जी पूछते हैं कि क्या ये शुगर में दे, मैंने बता दिया जयसिंह जी आपको, अभी शुगर का मैंने उत्तर अभी दिया आपको। और दिव्या माल्डे जी पूछती हैं कि क्या सामग्री है इसमें जिससे इसको जीवन और शक्ति दोनों का नाम मिला। वाह, क्या प्रश्न है। तो अभी मैंने आपको सारे सामग्री बताई दिव्या जी, अब आपको अपने आप पता लग गया होगा कि इसमें जीवन कहाँ है और शक्ति कहाँ है, तो आप खुद देखिए। और ये दोनों मिलते हैं इसमें। और दिव्या जी पूछती हैं कि इसको दूध के साथ लें कि पानी के साथ, क्या बेनिफिट करेगा। तो हम कहते हैं कि इसको किसी भी ठंडी चीज़ के साथ दिया जा सकता है। दूध गर्म ना लें कभी भी, इसके साथ ठंडा दूध ले सकते हैं, या हम जिस तरह ठंडी लस्सी बताते हैं या कच्ची लस्सी बोलते हैं, ठंडी लस्सी मीठी लस्सी कहते हैं, तो मीठी लस्सी जो है वो पित्तशामक है, उस तरह दे सकते हैं, ठंडे दूध में दिया जा सकता है। और अगर आपको दूध पचता नहीं तो थोड़ा दूध में, गाय के दूध में थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसमें ये डाल दीजिए, तो आपको दूध आराम से पचेगा और ये फ़ायदा भी देगा। और क्योंकि दूध की अपनी तासीर ठंडी है, और इसलिए उसके साथ मिलके ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, डबल काम करता है।
तो आज का जो हमने प्रश्न चुना, जो सबसे अच्छा प्रश्न हम कहते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो दिव्या मार्डे जी का है कि कौन सी सामग्री है जिससे इसको जीवन और शक्ति दोनों इसमें मिल सकती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या जी, क्वेश्चन ऑफ द डे हम कहते हैं इसको। तो इसके साथ हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं जीवन शक्ति का। तो मेरी प्रार्थना है कि आपको प्रकृति से, आयुर्वेद से, ईश्वर से जीवन और शक्ति दोनों भरपूर मिले। आपको, आपके परिवार वालों को, आपकी सारे, इतना बड़ा परिवार है, अब तो हम आईएमसी परिवार की बात करें तो उसकी कोई वो अथाह समुद्र की तरह हो गया है। तो सारे परिवार के लिए मैं कहूँगा कि जीवन और शक्ति सबको मिले। और इसके साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर सुनीत अरोड़ा, आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेदिक आईएमसी में मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ, आईएमसी में, आप सबके साथ, आपके परिवार के साथ। और हम इसी तरह आयुर्वेद का ज्ञान बांटेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारा परसों का जो एपिसोड है आने वाला, वो हर्बल गोमूत्र के ऊपर है। 11 बजे मिलते हैं, इसी समय, इसी जगह, परसों 12 तारीख को 11 बजे, हर्बल गोमूत्र के बारे में जानकर। तो गोमूत्र के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर हम बात करेंगे और उसके प्रश्न भी आएंगे और जानेंगे। ये एक और महाऔषधि है जो विश्व में सबसे पहले आयुर्वेद में, भारत में ही ढूंढी गई थी। आप सबका धन्यवाद। गुड आईएमसी, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।